नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप फौजी हैं, लेकिन अभी आप राजनेता की भूमिका में हैं। कर्नल साहब से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर चाय की पॉलिटिकल प्याली को कर्नल साहब किस नजरिए से देखते हैं। कर्नल साहब, अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद माहौल गर्म है। मामला ये चल रहा है मजबूत सरकार बनाम मजबूर सरकार, लेकिन जब चुनाव में आप आए हैं तो आप अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं या मजबूर महसूस करते हैं? शशि जी, मैं फौजी हूं और भारत का सैनिक हमेशा मजबूत रहता है। चाहे कैसी भी चुनौती हो, देश को सुरक्षित रखना, देश को मजबूत बनाना, चाहे वो बाहर के खतरे से हो या आंतरिक खतरे से। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गांव तक जो मजबूती लेकर आए हैं और एक नई दिशा हम दे रहे हैं राजनीति को, तो हम तो पूरे हौसले के साथ खड़े हैं। नहीं, आप हौसले के साथ में खड़े हैं, लेकिन विपक्ष भी उतनी मजबूती से आगे बढ़ने के दावे कर रहा है। राजस्थान की बात करें तो दोनों 25-25 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। किसके दावे में दम है? सीधी सी बात है कि आंकड़े देखिए, काम देखिए। पिछले 5 साल और पिछले 50 साल का आप आकलन कर लीजिए। नारे तो 1970 में भी लगे थे कि गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसी कारण से कि गरीबों के खाते नहीं खुले थे। लेकिन अभी तक 2014 तक गरीबों के खाते नहीं खुले थे और गरीबी नहीं हटी थी। एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा जी। आज 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल गए हैं और उन 30 करोड़ बैंक खातों के अंदर 400 योजनाओं का 90 से ऊपर डिपार्टमेंट का पैसा सीधा जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। ये एक काम करने का तरीका होता है। आप अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, सैन्य शक्ति को ले लीजिए, नीचे तक हमारा जो गरीबों तक मजबूती देने का जो एक प्रण था उसको ले लीजिए। अंत्योदय के अंतर्गत हमने जो काम करा कि अंतिम व्यक्ति को उदय करा जाए, वहां तक का काम, हर क्षेत्र में हमने मजबूती से काम करा है। ये आकलन देखने वाला है। अब आगे आपके साथ चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से इनके सिर्फ नारे थे और हमने काम करके दिखाया। हमने अपने आप के लिए टाइमलाइन रखी, 2022 तक हम ये करेंगे, 2019 तक हम ये करेंगे। हमने लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरे करें और उसके बाद नए लक्ष्य रख दिए। लेकिन 2022 तक का टारगेट ले रखा है, ये क्या कॉन्फिडेंट है या उच्छृंखलता? ये हर 5 साल जो चुनाव होते हैं, ये लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। लेकिन सरकार सिर्फ 5 साल के ही अपने लिए उद्देश्य रखे, लक्ष्य रखे, ये कहां का विचार है? सरकार देश के लिए काम करती है, अपने चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक जितनी भी सरकारें थी वो चुनाव जीतने के लिए काम करती थी। हमारी सरकार देश को मजबूत करने के लिए काम करती है, तो 2022 और लंबे लक्ष्य रखती है कि इसी दिशा में हम चलते रहेंगे। पिछली बार का जो चुनाव था 2014 का, तब आप एक फ्रेश चेहरा थे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। अब की बार के चुनाव पिछली बार से कितने अलग होंगे? 2014 में मैं राजनीति में पहली बार आया और जैसे मैंने पहले कहा कि पहले देश की रक्षा करी, देश को मजबूत करा सेना की वर्दी पहनकर। अब भी देश को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं जी। उस समय 2014 में जयपुर ग्रामीण मुझे मात्र भर जानता होगा, लेकिन आज पिछले 5 साल में जो काम करा उससे गांव-गांव में मेरी पहचान है। आज मेरे साथ जयपुर ग्रामीण का हर नौजवान एक वीर सैनिक के रूप में खड़ा है देश को मजबूत करने के लिए। एक आत्मबल, एक आत्मशक्ति है सब में, एक विश्वास है देश की राजनीति में, विश्वास है देश के प्रधानमंत्री में। ये पहली बार है शशि जी। अभी तक 2014 से पहले राजनीति या राजनेताओं की बात करते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे। आज अगर पूरे देश के अंदर अगर मोदी जी की पहचान बन गई है और मोदी जी के फैंस बन गए हैं, वो इसी कारण से हुए कि आज एक विश्वास जगाया है नया कि ऐसे भी राजनेता होते हैं जो पूरे समर्पण भाव से अपना सब कुछ त्याग के देश को आगे ले जाते हैं। अब कहते हैं मोदी जी के प्रति विश्वास जगाए, लेकिन अभी 3 महीने पहले राजस्थान में चुनाव हुए, उन चुनावों के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं रहे। तो इन 3 महीने में क्या बदल गया जो बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है लोकसभा? देखिए, सबसे पहले तो 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था
उसमें पूरे राजस्थान के अंदर हवा आपने सुनी होगी, क्या जबरदस्त, बहुत कांग्रेस मजबूती से आएगी। मात्र 0.5% का वोट डिफरेंस था, 0.5% का, आधे प्रतिशत का वोट डिफरेंस था। 1,80,000 वोट, पूरे राजस्थान के अंदर 1,80,000 वोट से हम पीछे रह गए, नहीं तो हम सरकार बना देते यहां पर जी। किन वादों पर ये जीते? 1, 2, 3, 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे ऋण माफ कर देंगे किसानों का। जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको भत्ता देना शुरू कर देंगे। मार्च तक ये इन्होंने वादा करा था। इनके सारे वादे झूठे हैं, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन कांग्रेस कहती है उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया इसको। आप एक भी नौजवान आप ढूंढ लीजिए, आपके तो चैनल है, आप ढूंढ लीजिए एक भी नौजवान जिसको बेरोजगारी का भत्ता मिला हो, और एक टोटल नंबर बता देना कांग्रेस की राजस्थान सरकार कि कितना ऋण माफ हुआ है, कितने किसानों का कितना ऋण माफ हुआ है, जरा आंकड़े तो दे दे एक बार। 2 महीने पहले हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने राजस्थान के अंदर इनके ऋण माफ करे थे। उसके बाद 2 महीने में कितना ऋण उठा लिया होगा लोगों ने जो ऋण माफ कर दिया? और कौन से बैंकों के ऋण माफ करे हैं अभी आपने? प्राइवेट बैंक्स के नहीं करे, नेशनलाइज्ड बैंक्स के नहीं करे, आपने कोऑपरेटिव बैंक्स के एक मात्र नाम भर के ले, और उसमें फर्जीवाड़ा भी कितना नजर आ रहा है। किसानों की बात हर कोई पार्टी करती है, कांग्रेस, बीजेपी, और चुनाव आते हैं तो केवल किसान 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 केंद्र में दिखता है। क्या वास्तव में कोई किसान का हित देखेगा? अब फर्क इसमें देखिए कि किसने क्या काम करा। हमने किसानों के लिए लैंड से लैब तक का जो रास्ता था, जो सफर था, जो दूरी थी, उसको कम कर दिया। यूरिया की पहले लाइनें लगती थी और ब्लैक में यूरिया बिकता था। 2014 से यूरिया की कोई कमी नहीं हुई देश के अंदर, और राजस्थान से भाजपा सरकार के जाते ही 3 जिलों के अंदर समस्या खड़ी हो गई। आप जानते हैं, हमने लागत से 1.5 गुना एमएसपी कर दिया। हमने ये अनाज की मंडियों का हमने विस्तारीकरण करा। अपने ट्रक में अपनी उपज को लाद कर ये रवाना हो जाते हैं दिल्ली की तरफ, और फोन के ऊपर इनकी नेगोशिएशंस होती हैं कि बरेली घुमाना है ट्रक को या चंडीगढ़ घुमाना है। ये आधुनिक युग तक हम इसको लेकर आए, मंडियों को जोड़ के। 2 फसलों के बीच के अंदर, जो 2 फसलों के बीच में किस तरह से किसान की आय बढ़ाई जा सकती है, उसके ऊपर काम हुआ है। किसान को प्रधानमंत्री किसान जो योजना है, सम्मान निधि, वो आज मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो चूरू की सभा में बोले कि राजस्थान में डेटा नहीं दिया गया। आयुष्मान भारत को भी लेकर के निशाना साधा। अब राजस्थान सरकार आयुष्मान भारत को भामाशाह से जोड़ रही है। हाँ, आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी ये योजना लेकर आए पूरे देश के अंदर, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का इलाज कराने में असफल रहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम उनको 5 लाख रुपए तक का समर्थन देंगे ताकि वो अपना इलाज करा सके आयुष्मान भारत के तरफ। 50 करोड़ लोग पूरे भारत के अंदर ऐसे जिनको ये योजना से राहत मिलती। कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं करा? बंगाल और राजस्थान। मतलब आज राजस्थान को हम बंगाल की स्थिति में लेकर लाके खड़ा कर दिया है। सिर्फ राजनीति के कारण इस योजना को स्वीकार नहीं करा। कर्नल साहब, 10 सितंबर 2013 को जब आपने बीजेपी ज्वाइन की, अमरूदों के बाग में प्रधानमंत्री, तब देन दैट टाइम सीएम थे गुजरात के, और उसके बाद जमवारामगढ़ में आप गए, दूसरे पार्लियामेंट, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, जयपुर ग्रामीण ने आपको जिताकर भेज दिया। लेकिन अब ये बातें आती हैं कि कर्नल साहब सीट चेंज करना चाहते हैं। कभी राज्यवर्धन जी का नाम चित्तौड़ चला जाता है, कभी राजसमंद, कभी जैसलमेर, बाड़मेर। आखिर क्या है, आपका मानस क्या है और पार्टी क्या चाहती है? ये मेरे जो विरोधी हैं दूसरी पार्टी के, अपोजिशन के, ये अफवाह वो चलवा रहे हैं। उन्हें डर है जयपुर ग्रामीण से मेरे खिलाफ लड़ने में। उन्हें डर है कि आज जिस तरह से जयपुर ग्रामीण का हर युवा मेरे साथ है, ये उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं आपके टेलीविजन पे, चैनल पे जब बोल रहा हूं कि मैं तो सैनिक हूं, मैंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है ना जयपुर ग्रामीण में, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन 8 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी केवल फुलेरा और आमेर आप लोग जीते हुए हैं बीजेपी। फिर लोकसभा चुनाव में क्या चमत्कार की उम्मीद? केवल आपका काम, मोदी जी का नाम, या फिर पार्टी की ताकत? मैंने आपको कहा ना किस तरह से गुमराह करा कांग्रेस ने सभी को। इतने बड़े बड़े वादे करे,
कि जितने भी बेरोजगार होंगे उनको भत्ता मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। ये इन्होंने सपने दिखाए, कहां गए उनके ऊपर? इन्होंने खुद तो जीत दर्ज करी, लेकिन लोगों को के विश्वास को हरा दिया। गुजरों में यह माहौल चलाया कि अब उनका तो मुख्यमंत्री बनने वाला है। आज ये जो धोखा करा है इन्होंने लोगों के साथ, और ये तो दशकों से करते आ रहे हैं। ये पहली बार है कि जनता देख रही है कि एक काम करने वाला प्रधानमंत्री, एक काम करने वाली सरकार किस तरह से मजबूती से काम कर रही है। और कहीं इनके इन बड़े बड़े वादों से ये भ्रमित हो गए। अब ये गुस्से से वापस आ रहा है पूरा का पूरा। जो इन्होंने बोया था अब वो वापस लौट कर आएगा। लेकिन आपने ऐसा क्या काम किया जो जयपुर ग्रामीण के लोग, जयपुर ग्रामीण के युवा आपके साथ हैं? क्या बड़ी उपलब्धियां रही 5 साल में? आप अचंभा करेंगे शशि जी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और 2014 से पहले इस राजधानी के अंदर सेना की भर्ती नहीं होती थी। पूरे देश के अंदर सैनिक जाते हैं राजस्थान से, लेकिन जयपुर जिले के अंदर 6 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। मीडिया ने भी सवाल नहीं उठाया, यहां के सांसद या किसी भी नेता ने सवाल नहीं उठाया। मैंने वो भर्ती शुरू करी। रोजगार के तहत आज एक बड़ा काम हो रहा है जयपुर ग्रामीण के अंदर। हमने पूरे खेलों का माहौल बनाया, और खेलों का माहौल हमने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया। हमने इसलिए बनाया कि शारीरिक मजबूती से, मानसिक मजबूती से इनका एक कैरेक्टर, इनका चरित्र, इनकी पर्सनालिटी बनेगी। और पर्सनालिटी बनने से आज हर साल ये करीब 500-600 तो सेना में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं। और जिस भी क्षेत्र में ये कदम रखते हैं वहां पर इनकी पर्सनालिटी के वजह से, इनके व्यक्तित्व की वजह से इनको सब आगे बढ़कर अपनी कंपनी में लेंगे या इनको रोजगार देंगे। ये फर्क लेकर आ रहे हैं। हमने युवाओं को बहुत बड़ा मंच दिया। हमने स्कूलों के अंदर बहुत बड़ा काम करा। बोर्डिंग स्कूल है बहुत बड़ा पूरे देश का, वो जमवारामगढ़ में खोला। हमने केंद्रीय विद्यालय आमेर में खोला। कोटपुतली के अंदर केंद्रीय विद्यालय की जमीन का आवंटन हो गया। हमने खेलों पे बहुत बड़ा काम करा। आज मिनी स्टेडियम यहां पर हमारे पूरे के पूरे जयपुर ग्रामीण में 17 मिनी स्टेडियम, और हर मिनी स्टेडियम 50 से 60 लाख रुपए तक की लागत का पैसा अलॉट हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं रुक सकता, बनना शुरू हो गया। 3 इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं 3-3 करोड़ के। एक का उद्घाटन हो गया, एक तैयार हो गया है, तीसरे का शिलान्यास हो गया। 17 व्यायामशाला बन रही हैं 1000 स्क्वायर फीट की पूरे के पूरे जयपुर ग्रामीण में। ये पूरी प्रॉपर व्यायामशाला जहां पर आपको कुश्ती के मैट है, कबड्डी के मैट, आपके ओपन जिम 16 ओपन जिम में खोल चुका हूं और 30 ओपन जिम का और मनी सैंक्शन कर दिया है। 20 से 25 करोड़ रुपए तो सिर्फ खेलों पे लगे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इससे इनका शारीरिक बल और मानसिक शक्ति और बढ़ेगी और सारा समाज एक साथ आएगा। एक नया माहौल बनेगा पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर। इस कारण से मेरे साथ हैं ये सारे के सारे। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल में कोई काम ऐसा भी रह गया जिसको अगले कार्यकाल में करने की उनकी मंशा है? ये भी जानेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से आज हम बात कर रहे हैं। कर्नल साहब, आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, खेलों पर गिनाया काम, स्कूलों में एकलव्य योजना बताई, लेकिन NH8 जो बड़ा है, जयपुर दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसके लिए भी लोगों की काफी उम्मीदें हैं आपसे। 2009 में राष्ट्रीय राजमार्ग का टेंडर हुआ। 2011 अक्टूबर तक ये बनके तैयार हो जाना चाहिए था। ये कांग्रेस के राज में हुआ, मानिए। 2011 तक बनके तैयार हो जाना चाहिए था। 2014 में 19 फ्लाईओवर थे जो तैयार नहीं हुए थे, दिल्ली से लेकर जयपुर तक 19 फ्लाईओवर। इतना ट्रैफिक जैम रहता था, कितने एक्सीडेंट होते थे, हर साल 100 एक्सीडेंट होते थे, बहुत सी जानें जाती थी। 2014 से लेकर अभी तक हमने 19 के 19 फ्लाईओवर सारे बनवा दिए। मेरे
क्षेत्र में एक फ्लाईओवर के ऊपर काम और हो रहा है, वो शाहपुरा। हमने 6 नए फ्लाईओवर सैंक्शन करवाए। मेरे क्षेत्र के अंदर 8 फ्लाईओवर कंप्लीट हो गए, 2 अंडरपास कंप्लीट हो गए। पूरा का पूरा 90% से ऊपर सर्विस लेन के ऊपर काम कंप्लीट हो गया। आप इनकी योजना को सोचें। बीडीएम अस्पताल कोटपुतली का, उस अस्पताल के दरवाजे के सामने इनका फ्लाईओवर उतर रहा है, उसमें गाड़ी कैसे जा सकती है? मतलब किसी ने योजना बनाई होगी, किसी ने सोच समझ के बनाई होगी। सब्जी मंडी है कोटपुतली के अंदर, उसमें ट्रक जाने का कोई रास्ता नहीं, वो उसके सामने भी फ्लाईओवर उतर रहा है। कोई अंडरपास नहीं बनाया, उसके ऊपर फ्लाईओवर जरूरत थी, नहीं बनाया। जहां पाओटा में फ्लाईओवर की जरूरत थी, नहीं बनाया। गांवों को बीच में से काट दिया, कोई एक कनेक्टिविटी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोई कनेक्टिविटी नहीं छोड़ी। अब हम 20 फुट ओवर ब्रिज लेकर आए हैं ताकि स्कूल जाने वाले छात्र, महिलाएं सड़क को पार कर सके। इतना काम हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। मैंने मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे तैयार करा दिया। आप कभी उस पर चलिएगा तो देखिएगा। केंद्र सरकार से पैसे लाकर कई बड़ी सड़कों का निर्माण कराया मैंने, जैसे पावटा नरेड़ा सड़क। सड़कों पे बड़ी विस्तार से काम हुआ है। सड़कों पे हमने काम कराया है, स्कूलों पे हमने काम कराया हुआ है, हमने खेलों पे काम कराया है, हमने युवाओं के लिए काम करा है, महिलाओं के लिए मेरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने काम करा है। गैस कनेक्शन कब मिलते थे इनको? लकड़ी बीन के खाना पकाती थी, धुएं में रहती थी। खेतों में काम करती हैं महिलाएं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, परिवार का रखरखाव करती हैं, और समय मिले तो पैसे भी कमाने की कोशिश करती हैं। किसने मदद करी उनकी? और शौचालय जा नहीं सकती क्योंकि शौचालय बने नहीं थे। इन सभी पे हमने काम करा। अगर मान सम्मान किसी ने दिया है महिलाओं को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने दिया है। और यही कारण है कि आज पूरा देश देख रहा है कि नारे देने वाले कौन लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कौन लोग होते हैं, और वाकई में काम करने वाले कौन लोग होते हैं। लेकिन कोई काम ऐसा जो अधूरा रह गया? हम तो खुद बोल रहे हैं कि 50-60 साल की जो इतने लंबे समय से जो देश में काम नहीं हुआ, वो 5 साल में नहीं हो सकता। लेकिन हमने इन 5 साल के अंदर जो दिशा ली है, वो दिशा बिल्कुल सही है, सच्ची ईमानदार दिशा है, और इस दिशा पे हमें और काम करना है। तो अगर इतना काम हुआ है, तो जब जयपुर ग्रामीण के चुनाव होंगे, राजस्थान के चुनाव होंगे, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट का फेस आगे होगा या मोदी का फेस आगे होगा? हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है। हम सब जब काम करते हैं तो हम अपने टीम कैप्टन के नाम के नीचे काम करते हैं। आखिर जो टीम का कैप्टन होता है, अगर वो सही हो तो पूरी टीम सही रहती है। और उसी के तहत आज हर पूरे के पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा बन के काम कर रहा है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी में अपनी छवि देखता है कि मैं ईमानदार, मेरा प्रधानमंत्री ईमानदार। मेरा प्रधानमंत्री अगर चौकीदारी करता है तो मैं भी चौकीदारी करूंगा। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां गलत होगा, मैं उसको बतलाऊंगा। जब पूरे देश में यह माहौल बन जाएगा तो आप सोचिए शशि जी, क्या जबरदस्त मजबूत भारत बनेगा। ये भ्रष्टाचारी जितने हैं ये सब भागते फिरेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का असर है या पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हैशटैग के साथ सब लोग कर रहे हैं? आपने भी ट्विटर हैंडल का नाम चौकीदार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर दिया। शशि जी, दुर्भाग्य यह है कि इतने लंबे समय से आप और कई लोग इस देश के अंदर लीड बाय एग्जाम्पल को भूल गए। भारतीय सेना अगर अच्छा काम करती है तो वहां लीडरशिप बाय एग्जाम्पल होती है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, अपनी टुकड़ी के पीछे खड़े होने से हमला नहीं होता। आपको सबसे आगे खड़े होना पड़ता है और हमले में सबसे आगे जाना पड़ता है। आपको अपने हर जवान की जो जिम्मेदारी है वो खुद आनी चाहिए आपको, तभी आपका जवान वो जिम्मेदारी निभा सकता है। बिल्कुल, लीड बाय एग्जाम्पल सर। और वो आज पहली बार एक भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जब लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं तो लोगों के मन में शंकाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हो रही है आजकल। अब प्रधानमंत्री जी वैसे तो काबू आ नहीं सकते इनके, वो जो काम कर रहे हैं और उनकी सरकार जो काम कर रही है उसकी बराबरी तो ये अपने सपनों में भी नहीं कर सकते। तो उनको कैसे रोका जाए? सुनिए मेरी बात, उनको कैसे रोका जाए? भ्रम फैलाया जाए, आप भ्रम फैलाने की फेक न्यूज फैलाई जाए,
और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर की भी ताकतें हैं जो इसमें जुड़ी हुई होंगी। आईएसआई की जबान तो पूरी कांग्रेस बोल ही रही है, वैसे भी पाकिस्तान सेना की जुबान बोल रही है। कभी कभी फर्क ही नहीं नजर आता कि ये पाकिस्तान की सेना बोल रही है या कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। जैसे ही पहले दिन एयर स्ट्राइक हुई, सबने लपक के हम सब भारतीय सेना के साथ है, हम सब भारत की वायु सेना के साथ है। और 2 दिन बाद उन्हीं वायु सैनिकों से आप सवाल पूछ रहे हो कि आपने बम कहां गिराए? तो फिर साथ कैसे हो भाई? अगर आप सब में लंदन जाकर ईवीएम की जो एविडेंस देखने के लिए आप लंदन पहुंच गए, तो अगर आपको प्रूफ चाहिए, आपको सबूत चाहिए, तो बालाकोट भी चले जाइए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एयर स्ट्राइक जो हुई उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पॉलिटिसाइजेशन तो कांग्रेस कर रही है भाई। आप ये सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जब एक नया पूरा विकल्प ढूंढ लेते हैं। आतंकी हमले तो भारत में कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन उन आतंकी हमलों का जवाब हम कैसे देंगे, इसका पूरा का पूरा प्रक्रिया बदल दी उन्होंने, जवाब देने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा था कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। यह भारत पहली बार आतंक की जड़ पर हमला करके आ रहा है। कितना बड़ा बदलाव है, और यह सबूत मांग रहे हैं। तो पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? यह भारत की सेना है, यह हम सब की सेना है, और भारत की रक्षा कर रही है, भाजपा की रक्षा नहीं कर रही। कांग्रेस वाले भी इसीलिए सुकून से सोते हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा निर्णय लेता है जिससे भारत सुरक्षित हो, भाजपा नहीं। प्रधानमंत्री अपने तरीके से काम करते हैं और यही कारण है कि कई बार उनके काम की शैली को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। अभी इन दिनों जो कांग्रेस की राजनीतिक सभाएं हो रही हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर मोदी सरकार दोबारा आई तो देश में इमरजेंसी लग जाएगी, अगले 50 साल तक चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी खुद इस बात को कहती है, ऐसा दावा अशोक गहलोत करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करी कांग्रेस ने? झूठ की। झूठ बनाने में ये नंबर 1 है। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये मोदी जी को पकड़ नहीं सकते, उनके काम की बराबरी कभी कर नहीं सकते, तो ये झूठ फैलाने में लगे हैं। फेक न्यूज डालो, कुछ भी डालो। अभी हाल ही में यहां कांग्रेस के एक आईटी सेल के इंचार्ज, उन्होंने एक बड़ी राष्ट्रीय चैनल की फोटो के ऊपर अंदर कुछ बातें लिखी और उसको फैलाई। मैंने चैनल से फोन करके पूछा, उन्होंने बोला सरासर झूठ है। अब उन्होंने एफआईआर करी है उसके ऊपर। ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, अरे मोदी जी आएंगे तो SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, अरे मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे। ये पहली बार है जो विपक्ष के पास सिवाय झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने के और कुछ भी नहीं है। इनके साथ CAG नहीं खड़ा, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़ा। ये पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में चर्चा करने की इनकी हिम्मत ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है इनके पास। और तो और फ्रांस के राष्ट्रपति भी इनको दुत्कारते हैं। कौन खड़ा है आज इनके साथ? जब यूपीए थी उस समय आतंकियों को यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट पर, सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट के ऊपर डालने की इन्होंने कोशिश करी। उनको सारे का सारे जितने भी देश हैं वो उनको बैन करें। एक भी उस समय राष्ट्र नहीं था जो भारत के साथ खड़ा था। आज पूरा का पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपकी पार्टी के देवी सिंह भाटी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अर्जुन राम मेघवाल का विरोध करते हुए। वो कहते हैं केवल मेघवाल समाज ही रह गया क्या बीकानेर में टिकट के लिए। और इसी तरीके से वसुंधरा राजे भी कुछ हद तक अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही हैं। क्या पार्टी एकजुट है वाकई में चुनाव में जाने से पहले, या ये बिखरन दिख रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहां पे सबके विचार लेकर ही आगे चला जाता है। टिकट वितरण से पहले अगर चर्चाएं हो रही हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और टिकट वितरण होने के बाद हर कार्यकर्ता पूरी तरह से देश को, राष्ट्र को याद करके कमल और तिरंगे के लिए पूरे मन से जुट जाएगा। जहां तक बात कर रही, आपने वसुंधरा जी का नाम लिया, एक पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की, विजनरी चीफ मिनिस्टर। और सब जानते हैं कि एक बार जब वो निश्चय कर लेती हैं उसको वो पूरा करके रहती हैं। इतने बड़े बड़े काम करे। आज हर गांव के अंदर
हर गांव में एक एक फीट की सीमेंट भर के सड़कें बन रही हैं गौरव पथ में। जहां कीचड़ होता था वहां शानदार सीमेंट की सड़कें और उसके साथ नालियां, साफ सुथरी नालियां हर गांव के अंदर अधिकार से दी। उन्होंने भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि सरपंच पढ़े लिखे होने चाहिए। आप देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि असली और सबसे पारदर्शी सरकार पंचायती सरकार हो सकती है, क्योंकि जितने गांव के लोग हैं उनकी सबकी नजर रहती है उसके ऊपर। वहां पर अगर पढ़ा लिखा शिक्षित सरपंच आएगा उससे एक बहुत शानदार शुरुआत होगी। इन्होंने उस निर्णय को भी वापस ले लिया। इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। जल स्वावलंबन का सोचिए कि पानी को हम का संरक्षण करें और पानी को वापस धरती को पिलाएं ताकि हमारे बोरवेल के अंदर जो पानी है उसका लेवल ऊपर आए। इतने बड़े बड़े काम करें और एक बड़ी लीडर है, हमेशा उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती रहेगी। तमाम काम, विजन और जिम्मेदारियों के बावजूद विधानसभा चुनाव से पहले नारा लगता रहा, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, और उसका नतीजा विधानसभा चुनाव में सबने देखा। लेकिन क्या अब लोग अभी उस नारे पे चलेंगे, मोदी के साथ वोट करेंगे? मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस वाले विधानसभा चुनाव में लोगों से यह कह के वोट मांग रहे थे कि 19 में देख लेना भैया, मोदी जी के साथ रह लेना, क्योंकि उनको पता है पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं और उनका मोदी जी के तो नजदीक भी नहीं आ सकते। तो मतलब उस समय कांग्रेस को राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये असलियत है। ये सब लोगों को बोल रहे थे भैया तब देख लेना, क्योंकि सबने सब बोल दिया था कि तब मत आना। अभी इन्होंने भ्रम फैलाया विधानसभा के अंदर कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अब वो भ्रम टूट गया, और टूट ही नहीं, अब गुस्सा है लोगों का और उसको झेलना पड़ेगा कांग्रेस सरकार को। अब जब राजनीतिक लोगों से हम मिलते हैं, राजनीतिक सिनेरियो में बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों के बारे में, चेहरों के बारे में बातचीत होती है, संभावनाओं के बारे में बात होती है। आप में लोग काफी संभावनाएं देखते हैं। राजस्थान के नजरिए से देखें, पूरे प्रदेश के नजरिए से, तो आप अपने आप को 10 साल बाद कहां देखते हैं? अगर इसी तरह कभी बैठ के बात कर रहे होंगे 10 साल को, तो मैं खुशनसीब हूंगा। एक जिम्मेदारी के साथ अगर मैं काम करता हूं तो उससे बड़ा तोहफा मुझे और कुछ नहीं मिल सकता। एक सैनिक रहा हूं, एक खिलाड़ी रहा हूं, हर वक्त मैंने देश के लिए काम करा है। आगे भी मैं इसी समर्पण भाव से देश के लिए काम करता रहूंगा आखिरी दम तक। मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचा कभी? देखिए, जब मैं सेना में था तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी टीवी पे आऊंगा। मैं टीवी पे आया। जब मैं टीवी पर आया खिलाड़ी के रूप में, कभी मैंने सोचा भी नहीं था मैं राजनीति में जाऊंगा। मुझे वो अवसर भी मिला। मैं उस पल के लिए जीता हूं और उस पल के लिए मैं पूरा समर्पित हो जाता हूं। उसके आगे कुछ हो या ना हो, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। एक सैनिक का लक्ष्य होता है सामने जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फतेह हासिल करना। अगर वो तब प्लानिंग करने लगे कि इस पे मैं जाऊंगा, गोली लग जाएगी तो जनरल कैसे बनूंगा, तो सेना नहीं लड़ सकती। मैं सैनिक हूं और सैनिक ही रहूंगा। थैंक यू कर्नल साहब। थैंक यू। तो आपने देखा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भले राजनेता बन गए हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को सैनिक ही मानते हैं और सैनिक की तरह ही सामने जो लक्ष्य मौजूद है उस पर टारगेट करने की मंशा के साथ आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इस बार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बार फिर संभवतः जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी होंगे। इनकी भी यही मंशा है और संभवतः पार्टी भी इनको वहीं से टिकट देगी। कितने संभव होंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे, इन सब पहलुओं पर लगातार बातचीत जारी रहेगी। लगातार हम आपको हमारे चैनल के जरिए दिखाते रहेंगे। बहरहाल कर्नल साहब को देते हैं अभी शुभकामनाएं और मिलेंगे अगली बार एक फिर किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।